दोस्तों, इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो वो देखो पहले। उसके आगे की कहानी है। अगर आपने वो नहीं देखा तो ये कहानी समझ नहीं आएगी। मैं फर्स्ट पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या ऊपर आई बटन पे दे दूंगा। तो चलो उसकी आगे की कहानी जानेंगे। और हाँ दोस्तों, हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब आए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करना। मैं हर दिन ऐसे ही रियल घटना इस चैनल पे लाता रहता हूं, तो सपोर्ट जरूर करना। तो चलो अभी कहानी शुरू करते हैं। घर आने के बाद मुझे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। देहरादून की ठंडी हवा, माँ का घर का खाना, रिया की छोटी छोटी शैतानियां, सब वैसा ही था जैसे पहले होता था। पर एक चीज बदल गई थी, मैं। पहली रात घर में सोया तो बहुत सुकून मिला। अपने कमरे में, अपने बिस्तर पर, कोई अजीब आवाजें नहीं, कोई ठंडे कोने नहीं। मम्मी ने मेरा पसंदीदा खाना बनाया था। पापा ने कहा कि कुछ दिन आराम करो, फिर देखेंगे क्या करना है। समीर अगले दिन मिल गया। उसे देखकर बहुत अच्छा लगा। भाई तू बहुत कमजोर लग रहा है, क्या हाल कर लिया अपना? उसने पूछा। मैंने उसे पूरी कहानी विस्तार से सुनाई, कविता के बारे में, उस कमरे के बारे में, सब कुछ। यार ये तो बहुत स्कैरी है। अच्छा हुआ तू वापस आ गया, उसने कहा। पर मैं जानता था कि कहानी यही खत्म नहीं हुई थी। दूसरे दिन तो मैं नाश्ता करने गया नीचे। मैंने बड़े ही भाव से पूछा, पापा कहाँ है मम्मी? वो 3-4 दिन के लिए कुछ काम के सिलसिले में बाहर गए हैं, माँ ने जवाब दिया। तभी माँ ने जो बात मुझे बताई, उसे सुन के मेरी रूह ही कांप गई। माँ बोली, बेटा रात को बालकनी में क्या कर रहे थे 3 बजे के आसपास? मैं पानी लेने गई तो देखा तू बालकनी की रेलिंग पर खड़ा था और नीचे अंधेरे में किसी को घूर रहा था। माँ मैं तो बिस्तर पर ही था, बालकनी में नहीं गया। माँ की बात सुन के मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। बोली, तू सच में नहीं गया था वहां? मैंने अपनी आंखों से देखा था, तू वहां खड़ा होकर नीचे किसी को तो गुस्से से देख रहा था। मैं डर गई। मैंने रिया को उठाया और जैसे ही दोबारा देखा तो तुम सो रहे थे। आपको वहम या कोई सपना होगा, मैंने बड़े ही शांत तरीके से जवाब दिया। मम्मी जोर से चीखी और बोली, वो वहम नहीं था, सच था। माँ का गुस्सा सुन के मेरा दिमाग सुन्न हो गया। उनकी आंखों में डर और गुस्से का ऐसा मिला जुला भाव था जिसे देखकर मैं खुद कांप उठा। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, ये सब थकान का असर है, दिमागी वहम है, या शायद माँ ने सपने में देखा होगा। माँ ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। बेटा मैं पागल नहीं हूं, मैंने जो देखा वो सच है। मैं उठकर बाथरूम की तरफ भागा। आईने में अपना चेहरा देखा, सब कुछ नॉर्मल था। पर तभी मेरी नजर गर्दन पर पड़ी। वहां हल्के से नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने मुझे पकड़ने की कोशिश की हो। मैं वापस आया तो देखा रिया भी वहां खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, भैया कल रात आपके कमरे से किसी के रोने की आवाज आ रही थी, क्या आप रो रहे थे? मैं डर गई थी। मैं कुछ पल रिया की आंखों में देखता ही रह गया। उसकी मासूम सी आंखों में डर साफ झलक रहा था और उस डर ने मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया था। मैंने धीरे से पूछा, कैसी आवाज आई थी? रिया बोली, बहुत धीमी थी, जैसे कोई लड़की हल्के हल्के से रो रही हो। पर दरवाजा बंद था ना, इसलिए मुझे कोई दिखा नहीं। मैंने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं मैं रो नहीं रहा था, शायद कुछ बाहर से आ रही होगी आवाज। मैंने उसको समझाया, पर मैं अंदर से पूरी तरह हिल चुका था। फिर मैं मेरे कमरे में गया और बालकनी जाकर बैठ गया। मेरा दिमाग में अनेक विचार आ रहे थे। सिर पे हाथ, सिर झुकाया हुआ, दिमाग में अनेक विचार चल रहे थे। रात का वक्त नहीं था, दिन का उजाला ही था, लेकिन मेरे अंदर अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या मैं वाकई उस रात बालकनी में था? जो उस हॉस्टल रूम में अजीब सा होता था, क्या अब यहां हो रहा है? तभी मैंने आंखें बंद की, कुछ पल सांस रोकी। फिर अचानक जैसे ही मैंने आंखें खोली, सामने बिल्कुल पास के पेड़ पर कुछ हलचल हुई। एक कौवा बैठा था। उसकी एक ही आंख थी और वो एकटक मुझे देखे जा रहा था। अब शायद तुम कहोगे, कौवा देखकर डर क्यों लग रहा? पर पता नहीं क्यों उस पल में वो नजर इंसान जैसी लगी, जानबूझकर घूरती हुई। मैं कुछ देर वैसे ही बैठा रहा।
तभी पीछे से मां की आवाज आई, बेटा कुछ खा ले। मैंने गर्दन घुमाई, हाँ मां आ रहा हूं। फिर मुड़कर देखा तो कौवा अब जा चुका था। मैं खाना खाने बैठा था पर खाना बस थाली में घूम रहा था। भूख तो थी पर गले से कुछ नीचे ही नहीं उतर रहा था। मां बार बार मेरी तरफ देख रही थी। उनकी आंखों में वो चिंता थी जो सिर्फ मां की आंखों में होती है। रिया अपने स्कूल के होमवर्क में व्यस्त थी पर बीच बीच में मेरी तरफ देख लेती थी। बेटा कुछ तो खा ले, देख कितना कमजोर हो गया है, मां ने प्यार से कहा। मैंने जबरदस्ती 2-3 निवाले खाए और उठ गया। मां भूख नहीं है, बाद में खा लूंगा। वापस अपने कमरे में आकर मैं बिस्तर पर लेट गया। छत को घूरता रहा। दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है और क्यों। तभी फोन बजा। समीर का कॉल था। कैसा है भाई, सब ठीक? हाँ यार, बस कुछ अजीब सा लग रहा है, मैंने कहा। सुन, मैं शाम को आ रहा हूं तेरे घर, बाहर घूमने जाएंगे तो थोड़ा बेटर फील होगा तुझे। फोन रखा और फिर बालकनी में जाकर बैठ गया। दोपहर धीरे धीरे गुजर रही थी। मैं कभी किताब उठाता, कभी फोन, पर कुछ भी मन नहीं लग रहा था। बार बार वही एक आंख वाला कौवा याद आ रहा था। करीब 3 बजे थे। मैं बालकनी ही बैठा था, तब एक अजीब सी बात हुई। नीचे से आवाज आई। मैंने झांक कर देखा, एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, ऊपर देख रही थी। उसने काले कपड़े पहने थे और उसके हाथ में कुछ फूल थे। बेटा ये फूल ले लो। नहीं चाहिए, मैंने बोला। उसने मुझे गुस्से से देखा और फिर वो मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान अजीब सी थी, डरावनी मुस्कान थी। और इससे पहले कि मैं कुछ और पूछ पाता, वो मुड़कर चली गई, तेज कदमों से, जैसे कोई जवान औरत चल रही हो, बूढ़ी नहीं। मैं हक्का बक्का रह गया। मैं अंदर आया और मां से पूछा, मां, अभी नीचे कोई बूढ़ी औरत आई थी क्या? मां ने अजीब सा देखा। कैसी औरत? मैं तो पिछले 1 घंटे से यहीं बैठी हूं, कोई नहीं आया। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। शाम के 5 बज गए थे। समीर का अभी तक कोई पता नहीं था। मैंने उसे फोन किया पर स्विच ऑफ आ रहा था। 6 बजे, 7 बजे, समीर नहीं आया। रात के 8 बजे उसका फोन आया। सॉरी यार, नहीं आ पाया। घर पे फोन चार्जिंग पे लगा के पापा को लेने गया था, वहां पहुंचने में ही टाइम लगा, बहुत ट्रैफिक था। अभी घर पे आया हूं, अभी तेरा मिस कॉल देखा और तुरंत किया। कल जाएंगे पक्का। समीर बोला, ठीक है यार, चल, गुड नाइट बोल के रख दिया फोन। करीब 8 बज के गए थे। मैं अब अपने रूम में अकेला ही था। मां नीचे थी, खाना बना रही थी और रिया पढ़ाई कर रही थी। मैं कमरे में अकेला बैठा था। बाहर अंधेरा घिराया था। खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी, पर मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। फोन उठाया, इंस्टाग्राम खोला, कुछ रील्स देखी, पर मन नहीं लग रहा। बार बार वही एक आंख वाला कौवा याद आ रहा था, वो डरावनी मुस्कान और मां का कहना कि कोई नहीं आया था। 9 बजे मां ने खाने के लिए आवाज लगाई। मैं नीचे गया। रिया भी आ गई थी। हम तीनों ने साथ खाना खाया। मां ने मेरी पसंदीदा दाल बनाई थी, पर मुझे स्वाद ही नहीं आ रहा था। भैया आप ठीक तो है ना? रिया ने अचानक पूछा। हाँ क्यों? मैंने कहा। बस ऐसे ही, आप बहुत चुप चुप से हो जब से घर आए हो तब से। मां ने भी मेरी तरफ देखा। हाँ बेटा, कुछ परेशानी है तो बता, पापा से बात करनी हो तो कर ले। नहीं मां, सब ठीक है, बस थोड़ा थका हुआ हूं, मैंने कहा। खाना खत्म करके मैं वापस अपने कमरे में आ गया। 10 बज रहे थे। सोने की कोशिश की पर नींद कहां आने वाली थी, बस छत को घूरता रहा। फिर ठीक 10:30 पर कुछ अजीब हुआ। मेरे कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और मेरी टेबल पर रखी किताबें उड़ने लगी। मैं उठकर खिड़की बंद करने गया। जैसे ही खिड़की के पास पहुंचा, बाहर देखा तो वो एक आंख वाला कौवा फिर से वहीं बैठा था और मेरी तरफ देख रहा था।
रात के अंधेरे में भी उसकी एक आंख चमक रही थी। मैंने खिड़की जल्दी से बंद की और पीछे हट गया। दिल जोर से धड़क रहा था। तभी मेरा फोन बजा। अनजान नंबर था। हेलो, मैंने डरते डरते उठाया। दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई, बस सांसों की आवाज आ रही थी, भारी गहरी सांसें। कौन है? मैंने फिर पूछा, और फिर एक आवाज धीमी फुसफुसाती हुई आई। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बोल रहा है वो। और फिर अचानक से हंसने की आवाज आई। वो मुझे साफ साफ सुनाई दी। मैंने तुरंत ही फोन काट दिया। अब मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फोन अभी भी मेरे हथेली में था, लेकिन उंगलियां गड़ गई थीं जैसे पकड़ न छोड़ पाऊं। मैंने धीरे धीरे फोन नीचे रखा और वहीं बिस्तर के कोने में बैठ गया। कमरे की लाइट चालू थी, पर उस वक्त भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा बढ़ता जा रहा हो। और तभी मेरी नजर बालकनी से उस पेड़ पर गई जो उस कौवे पर बैठा था। वो नजारा देख के मैं जोर से चीखा और बेहोश हो गया। उसके बाद जब मुझे होश आया, तब मैं हॉस्पिटल में था। मैंने धीरे धीरे आंख खोली, तब मेरे बगल में पापा बैठे थे। उनकी आंखों में आंसू थे और वो मेरा हाथ हाथ में लेकर मेरी तरफ देख रहे थे। 2-3 दिन मुझे हॉस्पिटल में रखा गया और फिर डिस्चार्ज दिया। मैंने पूछा, मैं हॉस्पिटल में कैसे पहुंचा? तब माँ ने बताया कि तुम जब चीखे तब मैं तुम्हारी रूम की तरफ भाग कर आई। तुम्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन तुम होश में नहीं थे। मैं बहुत डर गई थी। रिया तो जोर जोर से रोने लगी थी। मैंने तुरंत तुम्हारे पापा को फोन किया। ये सुनते ही तुरंत वो वहां से निकले, पर उन्हें आने में बहुत टाइम लग जाता, इसलिए मैंने पड़ोसी से मदद ली और फिर तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गए। फिर माँ ने बोला, बेटा तुम बेहोश कैसे हुए? मैंने कहा, जो मैंने देखा वो अगर बताया तो मुझ पे विश्वास करोगे या फिर दिमाग का खेल या वहम हुआ होगा ऐसा कहोगे। माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा मैं तेरी माँ हूं, तू जो भी कहेगा मैं मानूंगी। बता क्या देखा था? मैंने गहरी सांस ली। पापा भी पास आकर बैठ गए। रिया दरवाजे के पास खड़ी थी, सुनने की कोशिश कर रही थी। माँ, उस रात उस पेड़ पर एक सफेद साड़ी वाली औरत बैठी हुई थी और वो मेरी तरफ देख के हंस रही थी। उसका चेहरा खून से भरा हुआ था और वो खून उसकी चेहरे से टपक रहा था। मेरी बात सुनकर सब शांत हो गए। माँ जैसे सन हो गई। उनकी आंखें फैली हुई थीं, होठ खुले, पर कोई शब्द नहीं निकला। पापा की आंखें भी भर आईं, मगर वो खुद को संभालते रहे। उन्होंने बस मेरा हाथ और कसकर पकड़ लिया। रिया अब भी दरवाजे के पास थी, लेकिन अब अंदर आकर माँ के पास बैठ गई थी चुपचाप। कुछ सेकंड का वो सन्नाटा शायद हमारी जिंदगी का सबसे भारी पल था। मैंने तुरंत उनकी तरफ देखा और कहा, माँ प्लीज घबराना मत। मैं खुद भी नहीं जानता कि ये सब अपने आप हो रहा है या मेरे अंदर कुछ चल रहा है, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, वो सब हकीकत है। डरावना है पर झूठ नहीं है। मैंने धीरे से अपनी गर्दन की कॉलर हटाई और माँ को दिखाया वो निशान, 3 नाखून के निशान, जैसे किसी ने कसकर पकड़ रखा हो मुझे। माँ अब कुछ बोलने लगी थी, लेकिन उनकी आवाज कांप रही थी। रोहन बेटा, ये तो अब बहुत बढ़ रहा है। ऐसे नहीं चलेगा, हमें किसी समझदार इंसान से बात करनी होगी। पापा ने तुरंत कहा, सुबह सबसे पहले चलेंगे पंडित गोविंद जी के पास। इससे पहले और कुछ हादसा हो, अब इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। उस रात माँ मेरे पास ही सोई। पापा कमरे के बाहर कुर्सी लगाकर बैठ गए थे। शायद नींद नहीं आई उन्हें। अगली सुबह मन तो जैसे रात भर सोया ही नहीं था, लेकिन शरीर थककर चूर हो चुका था। माँ मुझे धीरे से उठाने आई तो मैंने खुद ही आंखें खोल दी। मैंने देखा रिया अभी तक सोई हुई थी और माँ की आंखों के नीचे हल्के डार्क सर्कल्स थे। शायद उन्होंने पूरी रात ठीक से नींद भी नहीं ली। कुछ बातें ऐसी होती है ना, जो पूरे घर का चैन छीन लेती हैं, और ये वही हालात थे। हम तीनों, मैं, माँ और पापा, तैयार होकर सुबह 8 बजे घर से निकले। पंडित गोविंद जी गांव में बहुत बुजुर्ग और आदरणीय माने जाते थे। बाबा हमें देखकर मुस्कुराए नहीं, उनकी आंखें असल में समझ गई थीं कि हम क्यों आए हैं। बैठो, उन्होंने धीमी लेकिन स्थिर आवाज में कहा। पापा ने सब शुरू से बताया।
हॉस्टल, कमरा नंबर 21, वो आत्मा, वो कौवा, बूढ़ी औरत, टपकता खून और मेरा बेहोश होना। बाबा शांत सुनते रहे। बाबा ने मेरी आंखों में गहराई से देखा और मेरे हाथ में लाल धागा बांध दिया और कुछ मंत्र बोल के मेरे माथे पे एक बड़ा सा तिलक लगा दिया और फिर बोले, तुम जो हॉस्टल में रहते थे वहां तुम्हारे साथ अजीब अजीब घटनाएं होते थे ना? मैंने जवाब दिया, हाँ। तो वही आत्मा तुम्हें अब तक परेशान कर रही है। अच्छा हुआ तुम जल्दी वहां से निकले, वरना वो उसका रूप दिखाने वाली थी, फिर कभी भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। मैं जैसा बताता हूं वैसे करो, देखते हैं इसका कुछ असर होता है क्या। फिर बाबा ने कुछ उतारे किए और कुछ मालाएं दी, कहा इसे हर वक्त पहन के रखना। कुछ दिन फिर धीरे धीरे मुझ में थोड़ा सुधार आने लगा। कुछ दिन तक सपने आने बंद हुए। उस पेड़ पर फिर कोई कौवा नहीं दिखा तब से। बाबा ने उतारे किए हुए 5-6 दिन हुए थे। पहली बार कई महीनों बाद बिना सपनों वाली नींद आई थी। चौथे दिन जब माँ मेरे पास आई तब पूछा, कैसा लग रहा है आज? मैंने बस इतना कहा, अब हल्का है, पर अंदर कुछ बेचैनी अब भी थी। तभी अचानक से पापा भाग के आए और मुझे कहने लगे कि बाबा ने अर्जेंट बुलाया है। पापा की आवाज में जो घबराहट थी वो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। माँ ने तुरंत अपना दुपट्टा संभाला और हम तीनों बिना कुछ खाए पिए घर से निकल गए। रास्ते में पापा ने बताया कि बाबा के चेहरे ने फोन किया था। गुरुजी ने कहा है रोहन को तुरंत लेकर आओ, देर मत करना। अब हम जानेंगे कि बाबा ने क्यों बुलाया और आगे क्या हुआ मेरे साथ, जो मुसीबत का संकेत लेकर आया था। तो वो हम जानेंगे पार्ट 3 में। तब तक आप सब्सक्राइब करके रखना।